नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जो कि अपना क्लासरूम है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यह चैनल आपको झारखंड की संपूर्ण जानकारी देती है और आज से एमसीक्यूज भी स्टार्ट होने को है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेपीएससी की। आज जेपीएससी से जो खबर आई है चौंकाने वाली खबर है, और खबर यह है कि अभी तक जो फॉर्म सबमिट हुए हैं, आधिकारिक डाटा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु जो सूचना मिली है उस अनुसार मैं बात कर रहा हूं। 5 लाख के आसपास फॉर्म सबमिट हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म जो सबमिट हो चुकी है, तो इस फॉर्म का जेपीएससी अब करे क्या, यह समझ में नहीं आ रहा। अब उनके पास दिक्कत ये हो गई है कि 5 लाख फॉर्म का स्क्रूटनी हो, 5 लाख फॉर्म के लिए जो 5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिए हैं उनकी परीक्षा कहाँ हो। मतलब कुल मिला के परेशान है। और इस परेशानी का आलम यह है दोस्तों कि बहुत जल्दी आप लोगों की मुझे जैसी उम्मीद लग रही है कि आपकी एग्ज़ाम कैलेंडर फिर से निकलेगी। और देखिए, बात क्या है सो समझिए। 5 लाख फॉर्म आ चुके हैं, उसके लिए सेंटर की व्यवस्था करनी है। और सेंटर की व्यवस्था कहाँ करेंगे? इस कोरोना काल में कहाँ इतने गैदरिंग होगी और किन जिलों में परीक्षाएं होंगी, यह भी निश्चित करना होगा। 5 लाख अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र आंसर शीट बनाने होंगे। उन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलानी होगी। ये सारी समस्याएं जेपीएससी के पास आ गई है। और आपके सामने क्या समस्या बढ़ गई ये जान लें। आपके सामने समस्या बढ़ गई कि 5 लाख में से 4000 का सिलेक्शन होना है। प्रारंभिक परीक्षा में 5 लाख कैंडिडेट के बीच में 4000 का सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। उसके बाद मुख्य परीक्षा से जो आएंगे उसमें लगभग 1000 के या 2000 के आसपास सिलेक्शन होंगे, जो कि इंटरव्यू के लिए होंगे। और जैसे आप लोग जान रहे हैं कि 251 सीट है और 251 सीट की इंटरव्यू होगी, जिसमें 251 जो कैंडिडेट है उन्हीं को जॉब मिलेगी। तो कंपटीशन तो बहुत बड़ा टाइट है, बहुत ही पैक्ड कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको भी अपना जी जान लगा देना होगा। अभी तक उम्मीद किया जा सकता है कि डेट चेंज होगी, परंतु अभी जो टारगेट है वह 2 मई का है। और 2 मई के टारगेट के लेके आप चलेंगे, और 2 मई के टारगेट को लेके अगर आप चलते हैं तो आपके लिए एमसीक्यूज बनाना या सेट प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे में मैं आप लोगों के सामने एक सेशन ये भी जोड़ दिया हूँ, जिसमें एमसीक्यूज का सेशन होगा और 15-15 प्रश्न करके मैं आपसे चर्चा करूँगा और उन प्रश्नों को सॉल्व करने का और ऑप्शन के साथ आपको याद कराने का कोशिश भी करूँगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को देखें। और आज जिस बारे में आपका एमसीक्यूज है उस बारे में वीडियोज भी अपलोड हो चुके हैं, क्लासेस का वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। और आज का एमसीक्यूज है झारखंड का जो आंदोलन था उससे संबंधित, यानी कि झारखंड में जो आंदोलन हुए थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध, दिखवों के विरुद्ध, उन्हीं आंदोलनों से संबंधित आज के एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ से आपका एमसीक्यूज का सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा। तो एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू होने का मतलब क्या है कि आप उसे नोट डाउन भी करेंगे और उसको याद भी करेंगे। जैसा कि मैंने बहुत बताया अभी आपको कि कंपटीशन टाइट है, और टाइट कंपटीशन में आपको हर मोर्चे पे तैयार करना है और हर मोर्चे के लिए तैयार रहना है। तो हर मोर्चे के लिए तैयार रहने के लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला प्रश्न लेता हूँ मैं। पहला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, इसमें प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तमाड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1780, 1785, 1787 या 1789। तो आप सभी जो जानते हैं वह कमेंट कर देंगे, और नहीं तो फिर आप ऑप्शन के अनुसार अगर जानते हैं तो 1789 में, यानी 1789 में तमाड़ विद्रोह हुआ था। तमाड़ विद्रोह 1789, 1789 याद रखेंगे। तमाड़ विद्रोह 1779। नेक्स्ट प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है?
तमाड़ विद्रोह जो हुआ था वह जनजातियों में किस जनजाति से संबंधित है? इसमें ऑप्शन है मुंडा, हो, उराव और खड़िया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तमाड़ विद्रोह मुख्य रूप से उराव जनजाति से संबंधित है और उराव जनजाति के लोगों ने ही इस विद्रोह को फैलाया था और उन्हीं के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1800 ईस्वी में चेरों का विद्रोह, ध्यान देंगे, चेरों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? चेरों का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? इसमें ऑप्शन जैसे दिया है राजा, अंग्रेज, दीकू या जमींदार। तो आप लोग अगर चेरों का आंदोलन अगर देखे होंगे, हमारा प्रीवियस सेशन में जो क्लासेस हमने चलाई थी तो उसमें हमने बताया था कि वहाँ के जो राजा थे उसके विरुद्ध में यह आंदोलन चला था। तो यह इसका सटीक आंसर होगा, चेरों का विद्रोह वहाँ के जो तत्कालीन राजा थे उसके विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसके नेतृत्व में चेरों का विद्रोह हुआ था? नेतृत्व का यहाँ बात की गई है, किसके नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में चेरों का विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है आपका गोपाल राय, जयनाथ सिंह, उदय सिंह और भूषण सिंह। तो आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने बताया था भूषण सिंह इसका जो है सटीक आंसर होगा, क्योंकि चेरों का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। क्यों किया था, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्योंकि किसे अपदस्थ कर गोपाल राय को राजा बनाया गया था? किस राजा को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने, वहाँ पर जो है आपको जानना होगा कि अंग्रेजों ने किस राजा को अपदस्थ कर दिया था और अपदस्थ करने के बाद वहाँ पर किसे राजा बना दिया था। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर किसे अपदस्थ कर गोपाल राय को राजा बनाया गया था, तो किसको अपदस्थ किया था? तो ऑप्शन है चूड़ामन, यदुनाथ सिंह, जयनाथ सिंह या जयपाल सिंह। तो जैसा कि आप देखे होंगे इसमें जयनाथ सिंह आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना का कमान किसके पास थी? हो विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी ने जो सेना भेजी थी वह किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? अगर इस प्रश्न को इस अनुसार समझेंगे तो, और अगर इस अनुसार आए तो भी यही आंसर होगा। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना का कमान किसके पास था? तो हो विद्रोह के समय जो कंपनी सेना था, वह कंपनी सेना का जो कमान था वह किसके नेतृत्व में गया था? ऑप्शन आपका दिया है कनिंघम, मेजर एडम्स, कैप्टन ली ग्रांट या रफसेज। तो ऑप्शन डी आप लोगों ने उसमें देखा होगा, ऑप्शन डी रफसेज के नेतृत्व में कंपनी ने सेना भेजी थी हो विद्रोह को दबाने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुई थी यह भी हमने सेशन में बताया था। इसका ऑप्शन है दीकू, जमींदार, अंग्रेज और ए और बी दोनों। तो आप लोगों ने कोल विद्रोह को अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था आपको कि दीकू और जमींदारों दोनों के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था और दोनों के विरुद्ध में यह विद्रोह चला था। तो यह दीकू और जमींदार दोनों जो है इसका सटीक आंसर होगा दीकू और जमीन, यानी कि इसका सटीक आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो कोल विद्रोह दोनों के विरुद्ध में चलाया गया आंदोलन था। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह में कोल और कौन से जनजाति ने भाग लिया था? कोल विद्रोह जो था उसमें दो जनजातियों का सामूहिक विद्रोह था और दो जनजातियों का जो सामूहिक विद्रोह था उसको कोल विद्रोह कहते हैं। तो उसमें एक तो कोल जनजाति था, दूसरा कौन सा जनजाति उसमें सम्मिलित था, इस बारे में प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दिया गया है मुंडा, उरांव, पहाड़िया या खड़िया। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि मुंडा जनजाति के साथ में मिलके यह विद्रोह हुआ था, तो यह विद्रोह मुंडा जनजाति के साथ में मिलके किया गया था। तो मुंडाओं के साथ कोलों ने मिलके कोल विद्रोह का जो किया था। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों कोल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था उसमें एक लोग नहीं थे, कई लोगों ने मिलके किया था। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा बुद्धू भगत भी होगा और सिंगराय भी होगा और सूरज मुंडा भी होगा। तीनों ने अपने अपने क्षेत्र पर इस आंदोलन को किया था और अपने अपने क्षेत्र से इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। इसमें एक क्वेश्चन जो आता है किताबों में अक्सर आपने देखा होगा कि यह ऑप्शन देता है कोल विद्रोह का नेतृत्व में किनका नाम नहीं आता है, तो वैसे में आपको यहाँ जतरा भगत का आंसर लेना होगा। ठीक है, यह जतरा भगत आंसर में आपका आ जाएगा। तो दोनों ही जान लीजिए, बुद्धू भगत, सिंगराय और सूरज मुंडा जो थे वह इस आंदोलन का जो बोलते हैं
कि आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था और जतरा भगत ने आंदोलन का समर्थन इसमें नहीं किया था। कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किस सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो सेना जो भेजी थी उसमें नेतृत्व किसका किसका था? इसमें भी ऑप्शन वही है, रफसेज, विल्सन, मेजर बारो और जॉन डाल्टन, या कर्नल विल्सन जिसको बोलते हैं वह, और ऑप्शन जो आपका बी है वही सटीक आंसर है, कर्नल विल्सन। तो कोल विद्रोह जो होता है वो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कोल विद्रोह जो कि आपका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व से हुआ था, यह कोल विद्रोह मुंडा जनजाति और आपका कोल जनजाति दोनों का मिश्रित विद्रोह था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो कर्नल विल्किंसन था उसे भेजा गया था, और इसके बाद रेगुलेशन भी पारित हुआ था जो कि आप जानते हैं रेगुलेशन नंबर 13 था, और यह रेगुलेशन के आधार पर एक जिला का भी निर्माण किया गया था। तो खैर कोई बात नहीं है, आगे हम इस बारे में जब प्रश्न और आएंगे तो और प्रश्नों का हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कौन सा कानून बना था? यानी यही रेगुलेशन वाली बात हो गई कि कौन सा रेगुलेशन आया था कोल विद्रोह के जस्ट पश्चात। तो इसमें रेगुलेशन 15 है, रेगुलेशन 12 है, रेगुलेशन 10 है, तो रेगुलेशन 13 आपको बताया मैंने कि रेगुलेशन 13 आया था जो कानून बन के, वह कोल विद्रोह के जस्ट पश्चात आया था। कोल विद्रोह कब हुआ था ये तो आपको इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पिछला बार भी पूछा गया था। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 1821-22, 1831-32, 1834-35 और 1841-42। तो आप सभी जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी जानते होंगे कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। तो 1831-32 इसका एकदम सटीक आंसर होगा, तो आप यहाँ पर गड़बड़ाएंगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? भूमिज विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? मानभूम, सिंहभूम, सरायकेला और बड़ा भूम। तो यहाँ देखिए कन्फ्यूजन होता है मानभूम और बड़ा भूम में, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है क्योंकि मानभूम और बड़ा भूम जो है यह दोनों एक जैसा नाम है और दोनों अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो यह जो नेतृत्व था या इस जगह में जो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था वह राजा थे बाणभूम के। तो बाणभूम या बाड़ा भूम बोलते हैं इसको। तो बाणभूम के राजा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिख देंगे VVI है, क्योंकि यह जो विद्रोह भूमिज विद्रोह किसके संयुक्त विद्रोह था, क्योंकि यह जो विद्रोह था किसी एक जगह सीमित नहीं था। और यह विद्रोह को में जो भूमिज विद्रोह हुआ था, आप नाम से भी आपको कितना क्लियरेंस है ये देख लीजिए। भूमिज विद्रोह एकदम भूमि से जुड़े हुए लोगों का विद्रोह था। तो भूमि से जुड़े कौन लोग रहेंगे? आम जनजातीय लोग जो थे वे भूमि से, राजा के साथ साथ जो जनजाति लोग थे, ग्रामीण लोग थे, वे सारे भूमिज लोग हो गए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जो दिया है एकदम क्लियर हो जाएगा, जनजातीय जमींदार और जनजातीय लोगों, दिकुओं और A और B दोनों। तो आप अगर अपने से भी टिक लगाइएगा तो इसमें भूमिज का सिर्फ शब्दों को ध्यान देंगे तो आपको जमींदार भी नज़र आ जाएंगे। जमींदार और जनजातीय लोग दोनों ने मिलके इस आंदोलन को बढ़ाया और यह आंदोलन बहुत ही सफल आंदोलन रहा। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? पुनः यह प्रश्न इसलिए बार बार सारे आंदोलन में आता है क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप जाएंगे। कंपनी ने किसके नेतृत्व में भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए एक सेना भेजी थी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है टीमर्स, मेजर एडम्स, मेजर बारो और ली ग्रांट। तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें जो मेजर टीमर था उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए गया था और उन्होंने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया था। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह से, और यह क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा ही जाता है। तो यह क्या है कि भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? चूँकि यह लिख से हटकर है। जो एक राजा ऐसे भी हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों की इस दौरान सहायता की थी। मुख्य रूप से अगर देखेंगे हम जनजातीय विद्रोह जितने भी हुए थे,
जनजातीय विद्रोह में कहीं के राजा ने सपोर्ट नहीं किया था अंग्रेजों का, वो अंग्रेजों के विरोधी थे। परंतु यह जो भूमिज विद्रोह हुआ था उसमें एक जो राजा था उन्होंने सपोर्ट किया था। ऑप्शन है दोस्तों मानभूम, पंचेत, खरसावां और रामगढ़। तो आप जानते हैं कि यह खरसावां के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर आपका भूमिज विद्रोह का जो है वह अंग्रेज़ों की सहायता की थी और अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी भी की थी, उन्हें अपने सेना को अपने यहाँ रहने का भी दिया था। इस बारे में हमने बात की है और आगे भी जो सेशंस चलेंगे उसमें वीडियोज और भी अपलोड होंगे। तो आप पहले सबसे पहला बात है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि देखिए साफ सुथरा बात है, सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बेल आइकन को आप दबा के रख दिए हैं तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। कंपटीशन टाइट है बंधु, कंपटीशन इतना टाइट है कि इस टाइट कंपटीशन में आप अगर सोच भी रहे हैं कि नहीं कल कर लेंगे सब्सक्राइब, परसों कर लेंगे सब्सक्राइब, तब तक बहुत सारी चीज़ पार हो जाएंगी और आप लेट हो जाएंगे। तो लेट नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लेट करने से आपको घाटा है। हम लोगों का मेन टारगेट यही होना चाहिए कि हम किसी तरह से वहाँ पर क्रैक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी प्रश्न मिल रहे हैं उन प्रश्नों को संपर्क में रहे और उन प्रश्नों को जो है सॉल्व करें, उन प्रश्नों को लिखें, उन प्रश्नों को बार बार पढ़ें, रिवीजन करें उन प्रश्नों का और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने का कोशिश करें। दूसरे का टेस्ट सीरीज कहीं भी मिले ज्वाइन कर लीजिए, पैसा लगता है पैसा दीजिए, ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को। मेरे यहाँ कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, हम सब चीज़ से बहुत दूर रहते हैं, पैसा वाला बात से हम दूर रहते हैं। लेकिन हाँ, एक इंस्टीट्यूट हमारी भी चलती है जो AAA स्मार्ट क्लासेस के नाम से है और वह क्लासेस राजगंज में है जो कि धनबाद ज़िले में है और यहाँ पर JPSC की भरपूर और बढ़िया ढंग से पढ़ाई होती है और यहाँ से लगातार जो है रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस होते हैं। यहाँ पे कई टीचर हैं मेरे जैसे और सभी अपने अपने विषय का पढ़ाई करवाते हैं और आपको PT और मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत ही बढ़िया से हो जाती है। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप हमें ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं थी कोरोना के मद्देनज़र। तो जब कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी तो उस दौरान यूट्यूब चैनल में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय देता था, आप लोगों को उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। और अभी भी मैं यूट्यूब चैनल में जब भी समय मिलता है तब यहाँ पर भी आता हूँ, क्योंकि यूट्यूब से कोई बहुत बड़ा इनकम नहीं होना है और होता भी नहीं है। और आप लोग और तेज़ हैं, देखते हैं वीडियो 1.4K व्यूज हो जाता है, परंतु आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो, कौन सा पैसा लग रहा है, सब्सक्राइब करने का पैसा तो नहीं लगता है ना। तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज को देखो, नोटिफिकेशन मिलेगा उसे देखो, आगे बढ़ो। इसमें क्या लेना देना है, इसमें क्या आपको परेशानी है, इसमें कोई परेशानी कहीं पर परेशानी है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले का निर्माण हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं रुक के बताया। भूमिज विद्रोह के पश्चात किस जिले का निर्माण हुआ था? इसमें हजारीबाग, गुमला, मानभूम और सिंहभूम। तो इसका सही आंसर होगा मानभूम। देखिए दोस्तों, भूमिज विद्रोह जो शुरू हुआ था वो बाणभूम से हुआ था। ठीक है, यहाँ मिलाएंगे, क्वेश्चन को मिलाएंगे। बाणभूम जो था उस समय मानभूम अलग नहीं था, बाणभूम के अंदर ही मानभूम भी था। ठीक है, जब भूमिज आंदोलन हुआ, चूँकि वह क्षेत्र बड़ा होता था, बाणभूम नाम से भी बड़ा था तो बाणभूम था। ठीक है, बाणभूम जो जिला था उस समय अंग्रेज़ों के शासन काल में, तो बाणभूम बहुत बड़ा क्षेत्र में बटा हुआ था और उस दौरान जब आंदोलन हुआ तो उसे दबाने में बहुत ही अंग्रेज़ों की परेशानी हुई। तो अंग्रेज़ों को आप जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, जहाँ तक हो प्रशासनिक असुविधा हो सुविधा हो दिखा के उसको बांट दो, अलग अलग भाग में बांट दो। तो बाणभूम को उन्होंने हिस्सा कर दिया और उसी से एक ज़िले का निर्माण किया जिसको हम मानभूम कहते हैं। और धनबाद जो क्षेत्र था वो मानभूम जिले के अंतर्गत ही आता था। यह मानभूम जो है, मानभूम के अंदर तो खोट्ठा में जब हम पढ़ेंगे ना तो खोट्ठा में भी आपका है मानभूम का बारे में बात की गई है। दामोदरक कोराएँ जो लिखा गया है उसमें भी मानभूम जिले की बात की गई है। और उस समय जब माराफारी के नाम से जो बोकारो था या बोकारो स्टील प्लांट का जब निर्माण हुआ था तो यहाँ के जो लोग विस्थापित हुए थे उस बारे में भी आपका बात की गई है। तो आप जब
में मुख्य परीक्षा में जब जाते हैं तो इन सारी बातों को आपको जानना होता है कि आपका मानभूम झारखंड में था, जब बंगाल अलग हो गया तब फिर बंगाल में चला गया, किस प्रकार से मानभूम से धनबाद जिले का निर्माण हुआ, कौन कौन सा बॉर्डर में आता है। तो उसी लिए आपको वहाँ पर जो है दृष्टि को ज़्यादा करना होगा और आपको सोच को भी बढ़ानी होती है। तो मुख्य परीक्षा की अभी नहीं, अभी तो आप पीटी को फोकस करें, क्योंकि 5 लाख फॉर्म भर चुके हैं। 5 लाख फॉर्म आज डाला चुका है, यानी कि 5 लाख कैंडिडेट परीक्षा देंगे और 5 लाख फॉर्म के बाद से जो तैयारी होगा वो आप सोच सकते हैं। इसमें रेलवे एसएससी वाले देंगे, ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देंगे। भलो उनसे मेंस ना निकले, उनका जेपीएससी से कोई वास्ता नहीं हो, क्योंकि आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो है कंपटीशन को टाइट यही लोग देंगे। क्योंकि फर्स्ट पेपर में इन लोगों को जो रट्टा मारने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव तो आएंगे, रट्टा मारने वाले आगे निकलेंगे और जो आपका मुख्य परीक्षा की जिनकी तैयारी है वो छूटेंगे पीछे। और जो प्रारंभिक परीक्षा में अगर किसी का रिजल्ट हो जाता है, जो रेलवे एसएससी की तैयारी करने वाले लड़के हैं, वह आज जो है कुछ महीनों में मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप अपने आप को सुनिश्चित करते हैं कि मुझे किसी तरह से पीटी की परीक्षा क्वालिफाई करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी होगी। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे तो क्या होगा, उन्हें मात दे पाएंगे। और आपकी तो चूँकि जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं छात्र, पहले से जो कर रहे हैं या जो जेपीएससी को सोच के चले हुए हैं अपना लाइफ में कैरियर बनाने के लिए, उन्होंने अपने किसी पेपर को अधूरा नहीं छोड़ा होगा। वे मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी लगे हुए होंगे और मुख्य परीक्षा की ऑलरेडी तैयारी कर भी चुके होंगे बहुत कोई, और बहुत कोई तो पहले से ही देते आ रहे हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ पर वे लोग आगे बढ़ेंगे। और आप जो पीसीएस के जो अधिकारी बनने जा रहे हैं, यह कोई रेलवे एसएससी नहीं है, यहाँ अधिकारी बनाया जाता है। तो अधिकारी वाली एटीट्यूड रखें, अधिकारी वाला सोच रखें, और अधिकारी वाला जब सोच रखेंगे तो आपको सीधी सी बात है कि आप क्वालिफाई करेंगे। पहले गंभीरता से किसी चीज़ को सोचें, उसका सही विश्लेषण करें, उसके बाद सही उत्तर देने का कोशिश करें। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस प्रकार के सेशंस को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश में मेरा यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके उस प्रीशियस पोस्ट पे जाए जहाँ से आप देश का, समाज का भला कर सके, झारखंड का भला कर सके। धन्यवाद। जोहार।